नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी चुनाव यात्रा चल रही है और इस चुनाव यात्रा में हम जिले जिले और प्रदेश प्रदेश जाकर कहीं ना कहीं माहौल की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है, ये जानने की हमारी जो है कोशिश है। और इस चुनाव यात्रा के तहत हम गली गली, कूचे कूचे और गांव गांव जा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चुनाव यात्रा की मुहिम में आज मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है अशोक श्रीवास्तव, और जो कि सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सबसे पहला सवाल, आप पहले भाजपा में थे, ऐसा क्या हुआ कि आपने भाजपा को छोड़ा और भाजपा का दामन छोड़ने के बाद आपने एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया, समाजवादी भारतीय सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी। पार्टियां तो और भी हैं, करीब भारत में अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि 3,500-4,000 पार्टियां हैं। क्या आवश्यकता पड़ी एक पार्टी और बनाने की और भाजपा का दामन छोड़ने की? देखिए, मैं सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जी आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं जी कि आज से 6 वर्ष पूर्व जी तकरीबन 3-4 साल तक मैं स्टेट लेवल पर ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर लेवल से था। मैं मूल रूप से बिहार गोपालगंज का रहने वाला हूं और 50 साल से गाजियाबाद में निवास करता हूं। ठीक है। यहाँ पर गाजियाबाद में नगर निगम का चुनाव इस बार जो हुआ है उससे पहला जो चुनाव था, नगर निगम में यहाँ 100 सीटें हैं जी। और चूंकि मैं बीजेपी में था और मैं विशेष रूप से पूर्वांचल और बिहार के लोगों का शुभचिंतक हूँ, मैं ये नहीं बंटवारा कर रहा हूँ कि केवल उन्हीं का शुभचिंतक हूँ, लेकिन ये जरूर कर रहा हूँ कि जो हमसे हो सकता है जी, उसी की बात सोचनी चाहिए और उसी सोच के आधार पर मैंने ये चुना कि जो बिहार और पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी भाषी लोग यहाँ आए हैं, उनका राजनीतिक पटल पर कैसे महत्व बढ़ाया जाए जी, इसको लेकर के मैं चलने की कोशिश करता हूँ। नगर निगम के चुनाव में 100 सीट है। मैंने गाजियाबाद के जो सिरस्त नेता हैं जी, जो जूरी में थे जी, उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि पूर्वांचल के लोगों को कम से कम 15 सीट मिलना चाहिए। ओके। लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद हमारे कहने पर एक भी सीट नहीं मिला। ओके। नतीजा हुआ कि मैंने सोचा कि ऐसे राजनीति करने से क्या फायदा है जहां पर बात न सुनी जाए, और मैं कटिबद्ध था कि पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के माध्यम से जो भोजपुरी भाषी और बिहार पूर्वांचल के लोग हैं, एनसीआर में राजनीतिक रूप से उनको स्थापित किया जाए जी। तो मुझे और कोई विकल्प नहीं मिला। और जो आपने सवाल किया ना कि हजारों पार्टियां हैं जी, तो मैं इस पार्टी को, बीजेपी को छोड़ करके फिर कहीं जाकर के फंसता, उससे कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने ये सोच बना लिया कि अपनी ही पार्टी बनाएंगे और एनसीआर में अपने लोगों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, इसलिए पार्टी बनाया। पार्टी अपना कहाँ कहाँ जो है लोगों को दायित्व दे रही है, कहाँ कहाँ तक पहुंच बनी है, किन किन राज्यों तक? इन राज्य तो 6-7 कवर हो गए, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, पंजाब में है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जितने लोग जुड़ चुके हैं उसे कम और प्रदेशों में जुड़े हैं, लेकिन जुड़ने का काम तो सब जगह चल रहा है और जुड़ रहे हैं। और इसलिए जुड़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि अशोक श्रीवास्तव में कोई ऐसी खूबी है जिसकी वजह से वो जुड़ रहे हैं। हम लोग सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं और उसी पर
35 साल से काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। तो हमारे सोच और उसूलों और आदर्शों को लेकर के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के किए गए कामों में अपना विश्वास दिखाते हुए हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ न्योछावर भी किया और काम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम या तो दबा दिया गया या दब गया। नहीं, दबाने की बात आप नहीं कर सकते। जो सुभाष चंद्र बोस का अपना व्यक्तित्व है वो है ही। हाँ, लेकिन अब उनके मैंने आधिकारिक रूप से तो लोग मानते नहीं है कि उनका डेथ हुआ है, लेकिन उनके डेथ के बाद मैंने उनके लुप्त होने के बाद कह लीजिए वही लोग उनके बारे में जान सकते हैं जो उनको पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले संख्याओं को आप समझ ही रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं वो उनके आदर्शों को उनके बारे में कम जानते हैं, इसलिए आपको ये दिखाई देता है। और मेन बात यह है कि आपकी और हमारी एक दायित्व बनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दे करके जिस भारतवर्ष को आजाद करने के बाद जिसका जो स्वरूप देखना चाहा था जी कि ऐसा भारत बने, वो तो हुआ नहीं। तो हम लोगों के कंधे पर एक दायित्व बनता है कि जो सपना एक नए भारत बनाने का उन्होंने देखा था उसको पूरा करने में हम लोग सहयोग दें। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? आपने जीवन में बहुत ही राजनीति के उतार चढ़ाव देखे होंगे। आज 2024 की राजनीति में आप देख सकते हो पूरा तंत्र सक्रिय है, ईडी भी सक्रिय है, सीबीआई भी सक्रिय है, और कहीं ना कहीं गठजोड़ और एक पलटू राम की जो कहानी बनी है वो कौन कब किधर पलट जाए उसका भी नहीं पता है। और जनता को जो ठगा जा रहा है वादे करके फिर उसको जुमला बोल देना, आपकी नजर में ये कितना बड़ा अपराध है? देखिए, इस मामले में तो मैं मानता हूं कि जनता ही दोषी है। क्यों कि कोई भी वाकया किसी भी पार्टी या नेता का गुजर जाता है तो कुछ दिन के बाद जनता उसको भूल जाती है। अगर वो याद करके उसको सबक दिलाने का काम करे जी, तो निश्चित रूप से पार्टी और नेता लोग इस बात पर ध्यान देंगे। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी से निकल के कांग्रेस, कांग्रेस से निकल के आरजेडी, वो लोग अपना करते रहते हैं और धीरे धीरे आम जनता इस कर्तव्य को उनका कैरेक्टर में शामिल करके देखने लगा कि ये सब तो चलता ही है और उस हिसाब से वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो जनता दोषी है इस बात पे। कल आपका प्रोग्राम रहा पूर्वांचल और भोजपुरी को लेके एक होली मिलन। भोजपुरी जो भाषा को सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। भोजपुरी लोग कहीं ना कहीं अपना अधिकार नहीं मांग पाए, क्या कारण रहे हैं? और एक और मैं सवाल करूंगा कि जो भोजपुरी गानों में अश्लीलता परोसी जा रही है, भोजपुरी को बदनाम कर दिया गया है। एक माँ बाप आज भोजपुरी गाने सुनने से अपने बच्चों को रोकते हैं। एक भोजपुरी का जो सम्मान था वो खो दिया है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में पार्टियां टिकट दे रही हैं और लोग उन्हें चुनाव जिता रहे हैं। आपके विचार जानना चाहेंगे। नहीं, ये आपका कहना कि ऐसे लोगों को टिकट मिल रहा है, इससे उतना मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि जिन लोगों की वजह से आप ये बात कर रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी हुए, निरहुआ हुए, रविशंकर जी हुए, आज पवन सिंह हुए, वो लोग ऐसे गाने से बचने की कोशिश करते हैं और मैं 90% मान के चलता हूँ कि बचते भी हैं। लेकिन उसके नीचे जो छुटभइये गायक हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें भी दोषी जो सभ्यता और संस्कृति है, संस्कार है जी। अब आप गांव में चले जाइए, डीजे बजता है, डीजे में वही गाना परोसे जाते हैं और उसके आगे छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं।
और माँ बाप मना करते हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन वो मानने वाले हैं नहीं, तो संस्कारहीन ही समाज हो गया है। तो अब तो सवाल ये है कि ये ठीक तभी होगा कि परोसने वाले लोग अपने को ठीक करें। जब दिया ही नहीं जाएगा आपको चावल खाने को, तो आपको चावल मिलेगा कहाँ से? सही बात है। दिया जाता है तो चावल खा रहे हैं आप, इसलिए ऑप्शन को रोकना पड़ेगा। फिर भी समाज को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होने की जरूरत है। और बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो अलग अलग समाज की कुरीतियों पर काम करती हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से वो काम करते हैं। तो जागरूकता बढ़ाई जाती है। 100% सफल नहीं होते, लेकिन कुछ परसेंटेज तो सफल होते ही हैं। तो ये तो एज ए पत्रकार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। मैं कई चैनलों को देखता हूँ कि खास करके उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए जो अश्लील गा रहे हैं और जो अश्लील बना रहे हैं। तो ये दोषी तो आप लोग भी हुए। क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हैं? आप ही के माध्यम से तो ये सुनने को मिलता है। और दूसरे वो लोग हैं जो ऐसा बनाते हैं, और तीसरे हम लोग हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये तो पूरा समाज ही अवेयर होना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में समाज को और देश की जनता को? नहीं, हमारा तो संदेश यही है। देखिए, मैं पहले भी कह दिया कि पूरे देश को हम नहीं बदल सकते, लेकिन एक बीड़ा जरूर उठाए हैं कि भोजपुरी समाज के लोगों को, पूर्वांचल और बिहार के समाज के लोगों को जो एनसीआर में रहते हैं, उनको संस्कारित करने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, राजनीति में दखल देने के लिए एक छोटा काम लेके चला हूँ। क्योंकि मैंने एक 2 लाइन की एक कविता बता देता हूँ, उसी पर मैं काम करता हूँ कि माना के सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, माना के सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो, रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो। वेरी गुड। तो मैं एक छोटा सा काम लेके चला हूँ कि भोजपुरी भाषियों को कैसे राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए, और भोजपुरी को कैसे फूहड़ और अश्लील शब्दों से, गाने से कैसे बचाया जाए, और 8वीं सूची में भोजपुरी को कैसे लाया जाए। यही 3 मुहिम हमारे जीवन का है। जो बचा हुआ जीवन है वो इन्हीं 3 कामों के लिए समर्पित है। कहाँ कामयाब होंगे, कितना कामयाब होंगे, ये तो ईश्वर बताएगा, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। ठीक है। अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ रहे, और जैसा सर ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि कहीं ना कहीं ऐसे पत्रकार जो कि ऐसे लोगों का ही जाके इंटरव्यू लेते हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं, और कहीं ना कहीं अपने गानों में अश्लीलता परोसते हैं। लेकिन मौलिक भारत की मैं बात करूं, हम अपनी बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू से तो ऐसे लोग हमें देखते ही जो है भाग जाते हैं और हमारे कड़वे सवाल रहते हैं। और मैं अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों को चैलेंज भी करता हूं कि ऐसे व्यक्ति यदि इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार मौलिक भारत पे जरूर आएं, तो उनको पता चल जाएगा कि समाज की वैल्यू क्या होती है और अच्छे शब्दों की वैल्यू क्या होती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।